अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो एनिमल ओरिजिन के बारे में है और इसमें इन्होंने बताया है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ। क्या उनका ओरिजिन एक एंसेस्टर से हुआ, क्या उनका ओरिजिन दो से हुआ या दो से ज़्यादा एंसेस्टर्स मौजूद थे। तो अगर उनका एंसेस्टर एक था तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो मोनोफाइलेटिक है, और अगर उनका ओरिजिन दो एंसेस्टर से हुआ तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डाईफाइलेटिक है, और अगर उनका एंसेस्टर दो से ज़्यादा थे तो तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पॉलीफाइलेटिक हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे से मज़ीद डिटेल में जो बताया है, इन्होंने बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलीफाइलेटिक के हामी हैं और कुछ जो हैं वो मोनोफाइलेटिक के सपोर्टर्स हैं। तो पॉलीफाइलेटिक के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये ज़्यादातर जो सपोर्टर्स हैं वो पॉलीफाइलेटिक के हैं, और वो कहते हैं कि हमें पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि हमें यही लगता है कि तमाम वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स जो हैं वो दो से ज़्यादा थे। और वो अपनी इस बात को क्या दलील देते हैं, क्या सपोर्ट देते हैं, किस तरह इस बात को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जब प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री यानी कि जब एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुई थी तब उस टाइम पर अचानक से जो इतने ज़्यादा एनिमल के फाइला अपीयर हुए थे, वो क्यों अपीयर हुए थे कि तमाम जो है एनिमल्स जितने भी हैं उनका एंसेस्टर एक से ज़्यादा है, क्योंकि अगर एंसेस्टर एक होता तो इतने थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा एनिमल फाइला जो है वो ओरिजिनेट नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो हम मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के हवाले से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतने थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा एनिमल्स कैसे बन गए। अब ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है इसमें ये जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स वो हैं जो कि सेंट्रियोल से बाहर की तरफ रेडिएट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और ये तमाम एनिमल्स के सेल्स के अंदर एस्टर्स इसी तरह के होते हैं। इसलिए तमाम एनिमल्स के सेल में ये एक सिमिलैरिटी है। एक तो उनका सेल भी एक जैसा होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसके अलावा उसमें एस्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन फीचर है जो तमाम एनिमल्स के अंदर कॉमन है, वो ये है कि इनके दरमियान में जंक्शंस मौजूद होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक सेल ये है और एक सेल ये है, और इनके दरमियान में जंक्शन, ये टायर जंक्शन है, एडहेरिंग जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स हैं, और ये गैप जंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो जंक्शंस होते हैं ये तमाम एनिमल्स के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स की कॉमन कैरेक्टर्स हैं, और इस वजह से जो है इन सब का एंसेस्टर एक ही है, एक से ज़्यादा एंसेस्टर नहीं हो सकते। एक और कैरेक्टर है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास फ्लैजिलेटेड स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म्स उनके मेल में प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा सेल्स के अंदर जैसे अगर हम अमीबा को ले लें तो जो वो सूडोपोडिया के ज़रिए मूव करता है तो वो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं सूडोपोडिया की फॉर्मेशन में। तो इसका मतलब है प्रोटीन्स जो होती हैं वही सेल को मूव भी करवाती हैं। तो ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं ये तमाम एनिमल सेल्स में मिलते जुलते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि तमाम मल्टीसेलुलर एनिमल्स का एंसेस्टर एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कहते हैं कि अगर हम कहें कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन है, तो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन अगर है तो फिर सब में कॉमन करेक्टर्स तो नहीं होने चाहिए थे, फिर सब में डिफरेंट करेक्टर्स होने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर एंसेस्टर एक है या दो है तो हमारे पास मल्टी सेलुलैरिटी का कोई भी एक हाइपोथेसिस होगा या दो हाइपोथेसिस होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर का पहला फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं ना उनको हम आम ज़ुबान में स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, इनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस होता है। क्यों इनको स्पॉन्ज कहते हैं? स्पॉन्ज होता है, हम आम रूटीन में फोम को कहते हैं, ये जो फोम होता है उसे स्पॉन्ज कहते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स हैं ना वो भी स्पॉन्ज लाइक होते हैं, और ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, ये समंदर में रहते हैं, और इनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि लूज एसोसिएशन के दरमियान में होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 9000 स्पीशीज़ हैं स्पॉन्जेस की, और कुछ जो होते हैं अगर इनके साइज़ की बात करें तो कुछ जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो आपके बाजू जितने जो हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, अब फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स क्या हैं कि इसके जो एनिमल्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। 3 तरह के इनमें सेल्स होते हैं, पिनेकोसाइट, मेसेनकाइम एंड कोएनोसाइट्स। अब ये सारी सेल्स जो हैं डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। इनके दरमियान में एक सेंट्रल कैविटी होती है, और इसके अलावा
इसके अंदर ब्रांचिंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो कैविटी से ही ब्रांच चैम्बर्स बनते हैं और उससे पानी गुजरता है। ये भी हम डिटेल में भी देखेंगे। और इसके अंदर कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी में ढेर सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स एक दूसरे के साथ लूजली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल टाइप्स, बॉडी वॉल और स्केलेटन। अब ये जो डायग्राम है, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज का कलर यहाँ पर येलो है, ठीक है ना। और ये आपको साथ एक और स्पॉन्ज नज़र आ रही है बी फिगर में, और ये स्पॉन्ज का कलर जो आपको रेडिश कलर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो स्पॉन्जेस होती हैं ना, वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं, और इसमें ह्यूज़ का मतलब है कलर्स पाए जाते हैं। कोई रेड कलर की होती हैं, कोई ऑरेंज कलर की होती हैं, कोई ग्रीन कलर की होती है, कोई येलो कलर की होती हैं। तो ये जो अभी आप बी में रेड कलर की देख रहे हो, ये एक्जियोमेला स्पीशी है, और इससे पहले जो आपने ए में स्पीशी देखी है उसका नाम था विरोंजिया स्पीशी, ठीक है। इस टेबल में इन्होंने फाइलम पोरीफेरा को डिफ़ाइन किया है। इन्होंने कहा है कि इसके मेंबर्स जो होते हैं वो ससाइल होते हैं, यानी कि वो सरफेस के साथ अटैच हुए होते हैं। उनकी एसिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो उसमें ढेर सारे कैनाल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। इसमें कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता, और इसकी 9000 स्पीशीज़ हैं। इसके बारे में जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हमने सारे को डिटेल में भी देखना है। और आपने ये जो सारा टेबल है, जब हम ये सारा पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन, तो आपने ये सारा टेबल भी याद करना है। इसकी एग्जांपल्स भी आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमारे पास जो स्पॉन्जेस होती हैं, उनके अंदर उसका इंटरनल, अब ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगरचे ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज़म है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि इनके अंदर आप समझें कि एक कॉलोनी बनी हुई है, सेल्स जो हैं इकट्ठे हुए हुए हैं, और लेकिन बल्कि असल में ये तमाम दूसरे एनिमल्स की तरह ये भी अपने इनके जो सेल्स हैं ना वो स्पेशलाइज्ड हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि इसके सेल्स के अंदर लेबर पाई जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। ये नहीं है कि तमाम सेल्स इंडिपेंडेंट हैं और कोई भी एक सेल दूसरे सेल के साथ कोऑपरेट नहीं करता। इसकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं, और हम इसे कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इनके अंदर मौजूद है। अभी हमें ये एक स्पॉन्ज है, ये पूरी स्पॉन्ज इन्होंने इसको इतना सा काट के इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, वो भी हम सेल्स देखते हैं जी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो बाहर सेल सबसे पहले इसकी बॉडी वॉल के बाहर होते हैं, उन्हें कहते हैं पिनेकोसाइट, और ये पतले से सेल्स होते हैं, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, और ये आउटर सरफेस को लाइन करते हैं, यानी कि स्पॉन्ज की बिल्कुल बाहर जो आउटर सरफेस है उसको लाइन करते हैं पिनेकोसाइट्स, ठीक है। पिनेकोसाइट्स होते हैं, दे आर माइल्डली कंट्रैक्टाइल, और ये थोड़े बहुत कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से स्पॉन्ज होती है वो टेढ़ी होती है, बेंड करती है, यानी कि उसकी शेप में तब्दीली आती है, ठीक है। ये पिनेकोसाइट्स बहुत सारी स्पॉन्जेस में क्या होता है कि ये मॉडिफाई हुए होते हैं, और ये चेंज किस में हुए होते हैं, ये पोरोसाइट में चेंज हुए होते हैं, ठीक है जी। पोरोसाइट्स हमारे पास क्या हैं, ये ट्यूब लाइक कंट्रैक्टाइल पोरोसाइट्स हैं, ठीक है जी। दीज आर ट्यूब लाइक। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये देखें, ये पोरोसाइट है, ये ट्यूब सी बनी हुई है, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक पोरोसाइट है, और इनका क्या काम होता है कि ये वाटर की सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं, यानी कि जो पानी होता है, अगर हम यहाँ पर एक पोरोसाइट ये है और एक पोरोसाइट ये ऊपर वाला है, इस पोरोसाइट में क्या हो रहा है कि बाहर से ये एरो दिखा रहे हैं, यानी कि पानी जो है वो बाहर से एंटर हो रहा है इस पोरोसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाटर की सर्कुलेशन करवाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पोरोसाइट्स होते हैं, ये यहाँ से इनके अंदर होल होता है, तभी तो वाटर इसके अंदर गुजरेगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर इसकी बॉडी कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो इसकी जो ओपनिंग होती है ये वो रास्ता फ्राहम करती है जिसके ज़रिए से पानी गुज़रता हुआ, या देखिए पानी गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है कि पानी गुज़र सकता है इसकी बॉडी वॉल से गुज़र के, फिर वो इसकी बॉडी के दरमियान में कैविटी में आ जाता है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि हमारे पास पिनेकोसाइट के बिल्कुल नीचे, ये पिनेकोसाइट थी, इसके बिल्कुल नीचे एक जेली लाइक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मीज़ोहाइल, ठीक है। मीज़ोहाइल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जिस तरह कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक सेल नज़र आ रहा है, और ये मीज़ोहाइल है। मीज़ोहाइल एक्चुअली ये सारा अंदर का मटेरियल है जो कि जेली लाइक है, ठीक है। उसके अंदर ये सेल है जिसको अमीबॉइड सेल कह रहे हैं, एक ये अमीबॉइड सेल है, एक ये अमीबॉइड सेल है, ठीक है। तो अमीबॉइड सेल्स मीज़ोहाइल में होते हैं, और ये
जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्केलेटल एलिमेंट्स को रिलीज़ करते हैं, यानी कि कुछ कोई भी सख्त सा एलिमेंट बनाते हैं जो कि इसको सपोर्ट फ्राहम करता है। इसके अलावा अमीबॉइड सेल्स का क्या काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, स्टोर करते हैं फूड को, और इसके अलावा ये स्पॉन्ज की जो बॉडी वॉल होती है उसके इर्द गिर्द ओपनिंग्स, ये कंट्रैक्टाइल रिंग्स बनाते हैं अराउंड द ओपनिंग्स ऑफ द स्पॉन्ज वॉल। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास मीज़ोहाइल और जो इनर चैम्बर है, मीज़ोहाइल की बिल्कुल नीचे करके यहाँ पर ये अंदर वाली साइड पर ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये अंदर वाले, ये जो अंदर इंटरनल चैम्बर है इसके दरमियान में और मीज़ोहाइल के दरमियानी पोजीशन पर मौजूद हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स। ठीक है जी, कोएनोसाइट्स जो होते हैं इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं, दूसरा नाम इनका कॉलर सेल है। और ये जो एक कॉलर सेल है इसको बड़ा करके इन्होंने नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ्लैजिला भी लगा होता है, या फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम एक को ये देखें इन्होंने यहाँ पर इस पिक्चर में इस एक को बड़ा करके दिखाया हुआ है, वो हम इस पिक्चर में देखते हैं। ये जो कोएनोसाइट्स हैं अगर आप देखें तो इसका ये सेंटर में बड़ा करके ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लैजेलम है, और इस फ्लैजेलम के इर्द गिर्द एक हमारे पास कॉलर की तरह रिंग ऑफ माइक्रोविलाई है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक कॉलर है, इसको हम कॉलर कहते हैं, और ये कॉलर किसकी बनी हुई है, माइक्रोविलाई की बनी हुई है, और ये कॉलर बिल्कुल रिंग की तरह की है होती है। ठीक है जी, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो माइक्रोविलाई को आप इसमें कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ये जो लंबाई के रुख का ये स्ट्रक्चर है ये हमारे पास माइक्रोविलाई है, और इन माइक्रोविलाई के दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस रुख का ये हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोविलाई लंबाई के रुख के हैं और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो इस रुख के हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो माइक्रोविलाई को आप इसमें कनेक्ट करते हैं, और इससे हमारे पास एक नेट की तरह मैश बन जाता है, एक नेट लाइक जो है एरिया सा बन जाता है विद इन द कॉलर। ठीक है, फ्लैजेला का क्या काम होता है कि ये जब बीट करता है तो ये वाटर करंट्स प्रोड्यूस करता है स्पॉन्ज में। ठीक है, और उसके बाद फिर वाटर आता है कॉलर की तरफ। देखिए ना, जब ये मूव करेगा तो वाटर करंट्स क्रिएट होंगी, वाटर जो है वो इस कॉलर की तरफ जाएगा, और फूड पार्टिकल्स जो है वो इस कॉलर की तरफ जाएंगे, और फिर वो फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे कॉलर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जी कोएनोसाइट्स होते हैं स्पॉन्जेस में, कहते हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी लिंक है स्पॉन्जेस का और एक प्रोटिस्ट के ग्रुप का जिसको कहते हैं कोएनोफ्लैजेलेट। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखें, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर है कोएनोफ्लैजेलेट की। ठीक है, और ये प्रोटिस्ट है एक कोएनोफ्लैजेलेट। इसमें एक एक मेंबर जो है वो इसका, इसमें जो एक एक मेंबर है इसका, ये सारे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये कोएनोफ्लैजेलेट हैं और ये कोएनोसाइट है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में एवोल्यूशनरी लिंक मौजूद है। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो इसका जो स्केलेटन है वो माइक्रोस्कोपिक नीडल्स पर मुश्तमिल है। ये देखिए इस तरह की नीडल्स ही आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर स्पिक्यूल्स। ठीक है, स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये असल में बनते किससे हैं, ये अमीबॉइड सेल से ही बनते हैं, लेकिन वो अमीबॉइड सेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, वो स्पिक्यूल्स बना देते हैं। और स्पिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। स्पिक्यूल्स की केमिकल कंपोजिशन ये है कि ये जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या सिलिका के बने होते हैं, या ये किसी भी मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स को एज्यूम कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स की बजाय वो स्पॉन्जिन का बना होता है, और स्पॉन्जिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है जो कि कोलेजिन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो अगर स्केलेटन स्पॉन्जिन का है तो उस स्पॉन्जिन को इस स्पॉन्ज से बाहर निकाल लिया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, उसको बीट किया जाता है और वॉश किया जाता है, क्योंकि इसके साथ हमें वॉइड सेल की कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इसके लिए इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद में उस स्पॉन्जिन से हम एक स्पॉन्ज बनाते हैं, कमर्शियल स्पॉन्ज यानी कमर्शियल फोम बनाते हैं। और ये जो हमारे पास स्केलेटन है ये किस तरह का होता है, क्या ये स्पिक्यूल्स का बना होता है, क्या ये स्पॉन्जिन का बना होता है, ये क्या केमिकल कंपोजिशन होती है इसकी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन के लिए और उसकी टेक्सोनॉमी के लिए। तो दिस वाज अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर करंट्स एंड बॉडी फॉर्म्स।